यार स्मॉल कैप फंड्स के अंदर ना एक बहुत ही अलग चीज हो रही है। इसके अंदर ना इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट लेना ही बंद कर दिया। इसका मतलब आप इसके अंदर एसआईपी लगा सकते हो, लेकिन एक साथ एक राशि निवेश नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले एक साल में जो स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न है वो एकदम चौंका देने वाले हैं। दरअसल निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने तकरीबन 15% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स से डबल है। और अगर हम लोग सिर्फ टॉप फंड्स की भी बात करें तो उनका एवरेज भी 30% निकल के आता है। यकीन नहीं हो रहा ना? आप खुद ही देख लीजिए। अब ये डेटा मार्केट के हिसाब से हर रोज चेंज होते रहता है, पर आपको एक आइडिया मिल गया होगा। इसी के चलते स्मॉल कैप फंड्स ने ज्यादातर जो इंटरेस्ट है वो कमाया है इन्वेस्टर कम्युनिटी से, जो कि सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं इन फंड्स के अंदर। दरअसल 35 से 40% का जो टोटल इन्फ्लो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो तो सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स कैटेगरी के अंदर है। और 2021 से लेकर 2022 तक ये बहुत बढ़ चुका है। ऐसे में जो फंड मैनेजर्स है वो भी थोड़े सावधान हो चुके हैं, क्योंकि यार इतनी तो फंडामेंटल ग्रोथ भी नहीं इन कंपनीज की जितनी तेजी से लोग इसमें पैसा निवेश कर रहे हैं। एक साथ जो राशि ली जाती थी, जो लमसम इन्वेस्टमेंट ली जाती थी, उसके कारण एक वैल्यूएशन का बबल क्रिएट हो रहा था। और इसी के कारण फंड मैनेजर्स ने अब निर्णय लिया है कि जो बड़ी राशि ली जाती थी, जो लमसम इन्वेस्टमेंट ली जाती थी, वो अब नहीं ली जाती। 2023 में बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स देखने से पहले ये देख लेते हैं कि ये जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उनको कैसे इवेल्युएट किया जाता है, यानी कि लार्ज कैप और मिड कैप से ये अलग कैसे होते हैं। सबको पता है कि जो लिस्टेड कंपनियां होती है उसमें से अगर टॉप 250 निकाल दे तो जो बचती है वो स्मॉल कैप में काउंट होती है। तो कुल मिला के कुछ 5000 या 5500 लिस्टेड कंपनियां हैं। अगर उनमें से टॉप 250 हटा दो तो जो बाकी की बचती है वो स्मॉल कैप में काउंट होती है, यानी कि तकरीबन 95% हिस्सा स्मॉल कैप कंपनियों का है लिस्टेड कंपनियों में से। फिर भी ये 95% कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 18 से 20% है ऑफ टोटल मार्केट कैप ऑफ लिस्टेड कंपनी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मार्केट कैप रहता है स्मॉल कैप फंड्स का वो काफी कम रहता है। ऐसे में अगर थोड़ी सी ज्यादा बाइंग और सेलिंग हो जाए तो जो प्राइसेस होते हैं स्टॉक्स के वो काफी तेजी से ऊपर या नीचे हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल यानी कि जो प्राइसेस है वो बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जा सकते हैं। ऐसे में जो फंड मैनेजर का रोल है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लार्ज और मिड कैप में भी होता है, लेकिन स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ऐसी है कि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो काफी वॉलेटाइल होते हैं, तो इनका जो एनएवी है वो 50 से 60% हो सकता है शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में ये नोट करने वाली बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफी तेजी से भागते भी है। पर इसके लिए आपको इन फंड्स को टाइम देना पड़ता है। तो इन फंड्स के अंदर आप तभी निवेश कीजिए जब आप मिनिमम 10 साल के लिए निवेश करने वाले हो। इससे कम समय के लिए सेंस नहीं बनेगा। तो चलिए आप देखेंगे टॉप स्मॉल कैप फंड्स 2023 और 24 के लिए। और हम लोग इसमें 3 और 5 साल वाले रिटर्न्स तो देखेंगे नहीं, क्योंकि उससे कुछ पता नहीं चलता। कम से कम 7 से 10 साल वाले रिटर्न्स देखेंगे, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस समझ में आ जाती है। और ऐसे में हमारे पास काफी गिने चुने फंड्स रह जाते हैं जो कि इतने पुराने। सबसे पहले उनको देख लेते हैं। अब देखो, मिला जुला के 6 स्मॉल कैप फंड्स है जिनकी 10 साल की हिस्ट्री अच्छी है। अब देखने में आपको लग रहा होगा कि निप्पॉन की जो परफॉर्मेंस है वो सबको बीट कर रही है। प्लीज आप उसके हिसाब से मत जाइए, क्योंकि किसी साल कोई एक स्मॉल कैप फंड अच्छा करता है तो किसी साल कोई दूसरा। 6 महीने पहले क्वांट जो था वो सबको परफॉर्मेंस में बीट कर रहा था, और अब आपको दिख रहा है निप्पॉन सबको परफॉर्मेंस में बीट कर रहा है। तो ये बदलते रहता है, इसके हिसाब से मत जाइए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें देखना क्या चाहिए। सबसे पहले देखेंगे फंड साइज और एक्सपेंस रेशियो। अब इनमें से जो आईसीआईसीआई और क्वांट है ये बाकी की तुलना में थोड़े से छोटे हैं, क्योंकि इनका जो एयूएम है वो 6500 करोड़ है, और बाकी सब फंड्स का जो एयूएम है वो 10,000 करोड़ से ऊपर है। और सबका जो एक्सपेंस रेशियो है वो लगभग सेम रेंज में है। मोटा मोटा अगर स्मॉल कैप फंड्स के अंदर जो उसका एयूएम है किसी भी फंड का वो 5000 करोड़ से ऊपर है, और अगर एक्सपेंस रेशियो 1% के नीचे, तो वो अच्छा खासा माना जाता है। देखेंगे इनके रिस्क पैरामीटर्स, जहां से हमें जो पिक्चर है वो थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो जाए। तो इस डेटा में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा इनका पिछले 10 साल का डेटा लिया है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इनकी लॉन्ग टर्म में मैनेज करने की जो क्षमता है वो कैसी है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि पिछले एक साल में जो फंड है उसका चर्न कितना हुआ है, यानी कि जो क्वांट है उसके आगे आपको दिख रहा होगा 49%, यानी कि पिछले एक साल में क्वांट का जो पोर्टफोलियो है वो लगभग आधा बदल चुका है। इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो कम होना चाहिए या ज्यादा। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है, कि कुछ फंड मैनेजर जो होते हैं वो एक्टिवली अपने फंड्स को मैनेज करते रहते हैं, तो वो लगातार अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते रहते हैं, जैसे कि निप्पॉन, क्वांट वगैरह वगैरह। और कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि अपने एक एक स्टॉक को काफी लंबे समय के लिए रखते हैं, जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक वगैरह वगैरह। तो सब फंड मैनेजर्स की जो स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग होती है। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा फंड्स की वॉलेटिलिटी बताते हैं। यहाँ पे जो क्वांट है वो बाकी सब फंड से थोड़ा कम वॉलेटाइल दिख रहा है पिछले 10 सालों में। निप्पॉन जो है वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल दिख रहा है, यानी कि उसके जो प्राइसेस है वो काफी तेजी से ऊपर या नीचे हो सकते हैं। अब निप्पॉन के अंदर जो है वो नंबर ऑफ स्टॉक्स भी सबसे ज्यादा है, बाकी सब फंड्स में लगभग सेम ही है। क्या आपने देखा, सारे फंड मैनेजर्स की जो स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग हो सकती है। कोई कम स्टॉक रखता है लंबे समय के लिए, जैसे कि एसबीआई और एचडीएफसी, तो कोई चर्निंग में ज्यादा भरोसा करता है, जैसे कि निप्पॉन और क्वांट। अब बात आती है कि आपको कौन से फंड में निवेश करना चाहिए। अब ये निर्भर करेगा कि आप कितनी रिस्क ले सकते। अब मैं
आपको आपकी रिस्क तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता ये मैं आपको बताऊं। मैं एक ऐसा निवेशक हूं जो कि सबसे ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो मैं निवेश करता निप्पॉन स्मॉल कैप में या फिर क्वांट स्मॉल कैप। अगर मैं थोड़ी मीडियम रिस्क लेना चाहता हूं तो मैं निवेश करता कोटक स्मॉल कैप में या फिर एसबीआई स्मॉल कैप। और अगर मैं बहुत ही कम रिस्क लेना चाहता हूं तो फिर मैं निवेश करता ही नहीं स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, मैं सीधा निवेश करता लार्ज कैप फंड्स में या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड्स के अंदर। तो आपको कौन सा फंड सूट करता है ये आप अपने हिसाब से देखिए। और एक मेरी सलाह ऐसी रहेगी कि अगर आप सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले भी हो तब भी अपने पोर्टफोलियो में से 30% से ज्यादा हिस्सा स्मॉल कैप फंड्स के अंदर मत डालना। बाकी कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप कौन सा फंड में निवेश करने वाले।